राहुल थोड़ा स्तब्ध था, कुछ भयभीत था। अर्जुन देव ने क्यों रुका और 5 मेडल ग्रेड मार्शल ऋषियों का आमने सामने सामना किया? क्या ये आत्महत्या से अलग था? हिलना मत, बस वहीं खड़े रहो। जैसे ही राहुल आगे बढ़कर अर्जुन देव को रोकने वाले थे, तभी अर्जुन देव की उदासीन आवाज सुनाई दी। हूची! एक उफनती, बर्फीली तलवार क्यूई हवा में उड़ गई और उड़ गई। हर जगह ये गुजरा, बर्फ और बर्फ गिर गई। हवा जम रही थी, इतनी ठंडी कि कोई भी कांप उठता था। तलवार क्यूई के आने से पहले एक ठंडी हवा आ गई। जैसे ही हवा चलने लगी, अर्जुन देव के पैरों से उनकी छाती तक ठंडक फैल गई, जिससे उनके अंग ठंडे हो गए और वो स्थिर हो गए। अर्जुन देव के शरीर में स्वर्गीय ऋषि कानून बिजली की बैंगनी नदी की तरह बह रहे थे, जो उनके पूरे शरीर में बह रहे थे और इस ठंडक को खत्म कर रहे थे। अर्जुन देव ने अपना हाथ फ्लिप किया और वॉइड प्रोजेक्शन पेंटिंग खुल गई। एक लाल बत्ती चमकी और उसकी हथेली में लाल रंग की कमल की लौ पेंटिंग से बाहर निकल गई और उस बर्फीली तलवार क्यूई से टकरा गई। स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम को दुनिया की सबसे बुरी लपटों में से एक होने की अफवाह थी। हालांकि ये एक प्रतिकृति नहीं थी, लेकिन इसमें इसका वास्तविक सार निहित था। हालांकि इसकी ताकत काफी कम हो गई थी। पुसी, जब लाल रंग की कमल की लौ बढ़ती बर्फीली तलवार क्यूई से टकराई, तो वो तुरंत उससे चिपक गई। लाल रंग की कमल की लौ एक लाल रंग की झिल्ली में बदल गई, जिसने बर्फीली तलवार क्यूई की पूरी सतह को ढक लिया। ठंड की लौ जल्दी से बर्फीली तलवार क्यूई में प्रवेश कर गई और पलक झपकते ही उसे आत्मसात कर लिया, जिससे ये हवा में तैरते लाल रंग के धब्बों में बदल गई। फिर वे जल्दी से एक लाल रंग के कमल के फूल में बदल गए। हैरान काले कपड़े पहने हुए व्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और इशारा किया। स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम एक फ्लेम स्पिरिट में बदल गई, जो दूसरे पक्ष के साथ उलझ गई। अर्जुन देव के अनुमान के अनुसार स्कारलेट ब्लड फ्रॉस्ट फ्लेम के वर्तमान स्तर को देखते हुए इससे जो फ्लेम स्पिरिट बनती है, वो आधे ऋषि के समान मजबूत होनी चाहिए। हालांकि इसमें कोई कमजोरी नहीं होगी। शुद्ध यांग लॉ के दमन के बिना, यहां तक कि एक औसत दर्जे का ग्रेड मार्शल ऋषि को भी इस फ्लेम स्पिरिट को मारने के लिए बहुत प्रयास करना होगा। ये फ्लेम स्पिरिट अर्जुन देव को कुछ समय खरीदने में मदद कर सकती है। अर्जुन देव के पास सोचने का समय नहीं था। उसकी आंखों से प्रकाश की 2 किरणें निकली और उसके सिर के ऊपर एक ताइजी यिंग-यांग लॉ आरेख बनाया। उन्होंने एक दूसरे का पीछा किया, 4 डिवीजनों और 8 ट्रिग्राम को मूर्त रूप दिया। बैंड 2 मजबूत हमलों ने ऊपर से इस ताइजी यिंग-यांग फ्लेम डायग्राम पर हमला किया और एक चमकदार सुनहरी रोशनी दी। एक तेज आवाज सुनाई दी। अर्जुन देव को लगा कि उनकी चेतना के समुद्र में मानसिक ऊर्जा एक बांध के उद्घाटन की तरह है, जो बेतहाशा बाहर निकल रही है। हालांकि अर्जुन देव इन दोनों हमलों को रोकने में कामयाब रहे। इसके अलावा वे और भी अधिक भयानक गति से दोनों पर वापस परिलक्षित हुए। दोनों ने जिन हत्याओं को अंजाम दिया, वे इतनी तेज थी। इसके अलावा उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी मार्शल तकनीक वापस प्रतिबिंबित होगी। इसलिए वे अपनी ही मार्शल तकनीकों से प्रभावित हुए और 4000 मीटर से अधिक पीछे हट गए। अर्जुन देव ने हिलना बंद नहीं किया। उसकी अभिव्यक्ति बिल्कुल भी नहीं बदली। ताइजी यिंग-यांग फ्लेम डायग्राम फिर से घूमता है और उसमें से एक हाथ फैला हुआ है। एक पल में यह तेजी से फैल गया। एक अद्वितीय संप्रभु की सम्राट की शक्ति उसकी बाह से बाहर आई, क्योंकि उसने हल्के से अपना हाथ बजाया। फिर हथेली धीरे से नीचे गिर गई और काले कपड़े पहने हुए लोगों में से एक को वापस खटखटाया, जिससे उसे खून की उल्टी हो गई। इस हमले के बाद हाथ जल्दी से आरेख में वापस आ गया। अर्जुन देव की मानसिक ऊर्जा भी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। उसके सिर के ऊपर ताइजी यिंग-यांग फ्लेम डायग्राम की रोशनी गायब हो गई और उसकी आंखों में लौट आई। एक छोड़ दिया। कुछ ही सांसों में अर्जुन देव ने 4 लोगों को पीछे धकेल दिया। इस सीन ने राहुल को चौंका दिया, जो पीछे से देख रहे थे।
हालांकि दूसरे पक्ष का अंतिम व्यक्ति पहले ही आगे बढ़ने में सफल हो चुका था। दूसरे पक्ष की ताकत को देखते हुए वे करीबी लड़ाई में अर्जुन देव को जल्दी से नहीं मार पाएंगे। अर्जुन देव को विलंबित करने में कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि एक बार जब अन्य लोग ठीक हो गए तो केवल मौत ही उनका इंतजार कर रही थी। ये सोचकर राहुल थोड़ा पीला पड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसके हाथ में एक लकड़ी की छाता दिखाई दी क्योंकि वो आगे उड़ने के लिए तैयार था। बैटल सेट स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला 36 गुना लड़ाकू कौशल। जब अर्जुन देव ने अंतिम व्यक्ति को अपने पास आते देखा तो उनकी अभिव्यक्ति स्थिर पानी की तरह शांत रही। वो बिल्कुल भी नहीं घबराया क्योंकि उसने शून्य प्रोजेक्शन पेंटिंग को हटा दिया और लूनर शैडो कृपाण को बुलाया। अर्जुन देव ने सोअरिंग ड्रैगन को चलाने के लिए स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। एक विशाल आभा उसके शरीर से असीम रूप से फैल गई। एक अजगर की दहाड़ गूंज उठी और एक तेज हवा चली। बढ़ती आभा एक बर्फीले पहाड़ के ढहने की तरह थी जो भय को प्रेरित कर रही थी। काले कपड़े पहने नकाबपोश आदमी वास्तव में हवा में एक पल के लिए रुक गया। गहराई में छिपा हुआ ड्रैगन, आकाश में उड़ता ड्रैगन। अगर ये नहीं चलता है तो ठीक है, लेकिन जब ये चलता है तो ये बादलों में उड़ जाता है और पहाड़ों और नदियों को देखता है। अर्जुन देव ने धीरे से एक कदम आगे बढ़ाया और एक असीम ऊर्जा फूट पड़ी। उसी पल में जमीन में 1000 मीटर लंबी दरार दिखाई दी, जिससे समतल जमीन आधे में विभाजित हो गई। जब अर्जुन देव ने अपनी कृपाण खींची तो उसने एक चमकदार रोशनी दी। वो ब्लू ड्रैगन की तरह उड़ गया। 36 गुना युद्ध कौशल के साथ इस ब्लू ड्रैगन की दहाड़ एक मार्शल ऋषि के साहस को चकनाचूर कर सकती है। अर्जुन देव की गति और भी अधिक अनब्लॉक थी। नकाबपोश व्यक्ति की छाती पर एक भयानक घाव दिखाई दिया और उसने खून का एक बड़ा कौर उल्टी कर दिया। उनका भाग्य अज्ञात था क्योंकि उन्होंने 10 किलोमीटर पीछे उड़ान भरी। हालांकि इस सब का वर्णन करने में काफी समय लगा। अर्जुन देव ने वास्तव में 5 मेडल ग्रेड मार्शल ऋषियों के हमलों को एक पल में रोक दिया था। इन असहनीय रूप से अहंकारी 5 लोगों को रोकने के लिए उसे केवल कुछ बार अपना हाथ उठाने की जरूरत थी। अर्जुन देव ने स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला का इस्तेमाल करने के बाद के प्रभावों को जबरदस्ती दबा दिया और कठपुतली सांप को बाहर निकाल दिया। फिर उसने कुछ स्तब्ध राहुल को उठाया और जल्दी से कठपुतली सांप में प्रवेश कर गया। थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करने के बाद कठपुतली सांप को हिलने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए। अर्जुन देव ने 5 मेडल ग्रेड मार्शल ऋषियों को अर्धऋषि के रूप में अपने हाथ की लहराने से हराया था। अगर वह दूसरों को इस बारे में बताता तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। हालांकि ये अभी हुआ था। 5 नकाबपोश काले कपड़े पहने लोग थोड़े ठीक हो गए। फिर वे उग्र भावों के साथ एक साथ इकट्ठे हुए। उनके बीच पानी की बाल्टी जितना चौड़ा एक छेद था। ये घुप काला और अथाह था। उन्होंने एक दूसरे की नजरों का आदान प्रदान किया और एक दूसरे की आंखों में लाचारी देखी। अपनी क्षमताओं के साथ वे पहाड़ों को विभाजित कर सकते थे और चट्टानों को विभाजित कर सकते थे। वे एक छोटे से क्षेत्र में नदियों और समुद्रों को भी पलट सकते हैं। हालांकि जानवरों की चपलता के साथ जमीन में ड्रिलिंग उनके लिए थोड़ी ज्यादा थी। बेशक विशेष खेती तकनीकों का अभ्यास करने वाले किसान मौजूद नहीं थे। दुनिया में हमेशा कुछ असाधारण लोग होंगे। हालांकि यह स्पष्ट था कि ये 5 ऐसे लोग नहीं थे। कठपुतली सांप, इस आदमी के पास वास्तव में ऐसी लगभग विलुप्त कलाकृति है। ये मुश्किल होने वाला है। बड़ी मुश्किल से मैं कबीले के कुछ बुजुर्गों को घसीटने में कामयाब रहा, लेकिन वह लड़की फिर भी भागने में कामयाब रही। वे 5 थोड़े घबराए हुए थे। अगर वे इस बार राहुल को जाने देते हैं तो तारों से भरे आकाश की गहराई में मामला सुलझ जाने के बाद सभी बुजुर्ग वापस आ जाएंगे। तब उनका जो इंतजार था वो अच्छा परिणाम नहीं होगा। सनसनाहट, हवा का झोंका सुनाई दिया। जिस विशेषज्ञ ने राहुल की सेवा करने वाली बुढ़िया को मार डाला था
वो गुफा के प्रवेश द्वार पर आया। जो हुआ उसे सुनने के बाद उसका चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। बूढ़े ने गुस्से में कहा, किंग सम्राट का वंशज क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी योजना को इस तरह बर्बाद करने की? तीसरे बुजुर्ग, हमें क्या करना चाहिए? अब जब हम दूसरी यंग मिस को नहीं मार सकते तो हमें क्या करना चाहिए? पीले वस्त्र पहने बूढ़े ने शांति से कहा, मैं इस मामले को दबाने का कोई तरीका सोचूंगा। चूंकि मैंने एक कदम उठाया है, स्वाभाविक रूप से मैं असफलता के लिए तैयार हूं। आप सभी पहले लौट सकते हैं। जब काले वस्त्र पहने 5 लोगों ने देखा कि बूढ़ा आदमी इतना शांत था, बिल्कुल भी घबराया नहीं था, तो वे राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। सम्मानपूर्वक उनके आदेश प्राप्त करने के बाद वे मुड़े और जाने के लिए तैयार हो गए। पुसी, एक बेहद तेज कृपाण रोशनी चमकी और 5 सिर हवा में उड़ गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर आई। अप्रत्याशित रूप से पीले वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की योजना उन्हें मारकर उन्हें चुप कराने की थी। इससे भी अधिक अप्रत्याशित रूप से ये पीले वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति एक ग्रैंड मास्टर स्तर का मार्शल ऋषि था। अगर उन्हें पता होता तो वे नजर रखते और लापरवाही से इस व्यक्ति को अपनी पीठ नहीं दिखाते। एक आकृति नीचे उतरी। ये वो सुंदर व्यक्ति था जो ऋषि युद्ध के दौरान राहुल के साथ खड़ा था। उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और अपने पैरों के नीचे गुफा को देखा। उन्होंने कहा, दूसरी बहन, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं। आपने इस जाल को बिछाने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई। अप्रत्याशित रूप से एक अप्रत्याशित व्यक्ति ने इसे इतनी आसानी से तोड़ दिया। पीले वस्त्र पहने बूढ़े ने धीरे से आह भरी और कहा, पहले यंग मास्टर, मैं इसके बाद के परिणामों से निपटूंगा। मैं आपको इस मामले में नहीं फंसाऊंगा। युवक ने गहरी सोच में प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में एक छोटा पक्षी दिखाई दिया। उसने अपना हाथ उठाया और जाने दिया और छोटा पक्षी गुफा में उड़ गया। उस सफेद वस्त्र वाले ब्लेड्समैन के पास फिलहाल कोई युद्ध कौशल नहीं होना चाहिए। अगर मेरा विंड चेजिंग बर्ड उन्हें ढूंढ सकता है तो हमारे पास अभी भी एक मौका होना चाहिए। पीले वस्त्र पहने बूढ़े की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, उस स्थिति में मैं अभी जाऊंगा और तैयारी करूंगा। युवक ने हाथ उठाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, बस परिणाम से निपटने पर ध्यान केंद्रित करें। मैं बाकी के बारे में बात करूंगा। अगर हम कोई गलती करते हैं तो हम अपना भाग्य खो देंगे। अगर हम अपना सर्वश्रेष्ठ करते हैं तो हम स्वर्ग के खिलाफ जा रहे होंगे। मैं बस कुछ लोगों को भेजूंगा। किन शहर के बाहर 1500 किलोमीटर दूर एक जंगल में शांत मिट्टी अचानक फट गई और एक काला सांप बाहर कूद गया। सांप के पेट के नीचे का तंत्र खुल गया और 2 आकृतियां बाहर कूद गई। छोटी छोटी लाल रंग की रेखाओं ने अर्जुन देव के पूरे शरीर को ढक लिया, जैसे कि उनकी त्वचा फट जाएगी। अर्जुन देव ने स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला का उपयोग करने के बाद के प्रभावों को दबाने की पूरी कोशिश की और कठपुतली सांप को यूनिवर्स रिंग में डाल दिया। फिर उसने फिर से अपना हुड पहना और गंभीर भाव से गुफा को देखा। राहुल की कुछ संदिग्ध निगाहों से पहले अर्जुन देव ने थोड़ी देर बाद अचानक एक चाल चली। उसकी उंगलियों से एक तेज कृपाण क्यूई निकली। काका, विंड चेजिंग बर्ड, जो हथेली के आधे से भी कम आकार का था, इस बैंगनी कृपाण क्यूई द्वारा उभरते ही आधे में काट दिया गया था। ये वो विंड चेजिंग बर्ड है जिसे मेरे बड़े भाई यिंग फैन ने पाला था। ये वास्तव में वो है, राहुल ने कुछ उदास भाव से कहा। अगर उसने पहले केवल अनुमान लगाया था, तो अब जब उसने इस अनोखे विंड चेजिंग बर्ड को देखा है, तो कुछ भी साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। कुछ देर इंतजार करने के बाद और ये देखने के बाद कि कोई विंड चेजिंग बर्ड बाहर नहीं आ रहा है, अर्जुन देव ने आराम किया। उसके चेहरे की त्वचा, जो उसके हुड के नीचे छिपी हुई थी, धीरे धीरे खुल गई और खून बहने लगा। मिस यिंग, आप पहले से ही सुरक्षित हैं। क्या हम अपने समझौते को जारी रख सकते हैं?
दर्द अर्जुन देव के माध्यम से सुइयों की तरह फैल गया। उसने महसूस किया कि वह जो परिणाम दबा रहा था वे बाढ़ या क्रूर जानवर की तरह थे, जो किसी भी क्षण कूटने के लिए तैयार थे। बोलते ही अर्जुन देव की आवाज थोड़ी कांप उठी। राहुल को लगा कि ये अजीब है। हालांकि उन्होंने इस बार भी संकोच नहीं किया और तीनों ब्रोकेड बॉक्स अर्जुन देव को सौंप दिए। जब उन्होंने अर्जुन देव का दाहिना हाथ अपनी आस्तीन से बाहर निकाला हुआ देखा तो वह दंग रह गए। आपका हाथ। अर्जुन देव की मूल रूप से चिकनी त्वचा फट गई और खून बाहर निकल गया। यह अविश्वसनीय रूप से भयानक लग रहा था। राहुल ने अपना हाथ बढ़ाया और तेज हवा चलाई। अर्जुन देव का फन तुरंत गिर गया और राहुल ने चौंका कर रोया। वो अपने मुंह को अपने हाथों से ढकने में मदद नहीं कर सका और उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। अब अर्जुन देव बहुत डरावने लग रहे थे। उसका चेहरा खून के जाले जैसी रेखाओं से ढका हुआ था। वो खून था जो तब बाहर निकलता था जब उसकी त्वचा फट जाती थी। अर्जुन देव ने ब्रोकेड के बक्से को हटा दिया और खुद को फिर से अपने हुड से ढक लिया। फिर उन्होंने कोर पेंटिंग के दूसरे हिस्से को राहुल की ओर फेंक दिया। वो फूट फूट कर मुस्कुराया और कहा, क्षमा करें, मैंने तुम्हें डरा दिया। ये सिर्फ एक सतही घाव है। मैं कुछ आराम के बाद ठीक हो जाऊंगा। अतीत में जब उन्होंने स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला निष्पादित किया था तब की तुलना में इस बार स्थिति काफी बेहतर थी। उसे अभी भी याद है कि उसने स्काई डोम दायरे में पहली बार स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला निष्पादित किया था। उसने तुरंत अपने सभी युद्ध कौशल को खत्म कर दिया था। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस बार इतने लंबे समय तक चलने में सक्षम होना पहले से ही अर्जुन देव की उम्मीदों से कहीं अधिक था। इस दर पर उसे रैंक 4 बॉडी प्राप्त करने के बाद एक बार स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला को निष्पादित करने में सक्षम होना चाहिए। उसके माथे पर एक रोशनी चमक उठी और लाल रंग के बादल पर एक लाल रंग का सिंहासन दिखाई दिया। अर्जुन देव ने एक गहरी सांस ली और तीव्र दर्द को सहन किया। फिर वो उछल पड़ा और अंत में सिंहासन पर बैठ गया। एक लाल रंग की रोशनी टिमटिमा रही थी और नरसंहार सिंहासन अर्जुन देव को दूर तक ले गया। हूची लकड़ी की छतरी पकड़े हुए एक सुंदर आकृति आकाश से उतरी और तेज लाल रंग के बादल पर खड़ी हो गई। अर्जुन देव ने उसकी ओर देखा। किसी कारण से राहुल ने फिर से उसका पीछा किया। हालांकि उसके होठों को हिलाने से भी अब तीव्र दर्द हुआ। अर्जुन देव को कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई जा रही थी, इसलिए उसने उसे अपने पीछे आने दिया। किसी भी मामले में यदि दूसरा पक्ष अपनी जान लेने के लिए इसका फायदा उठाना चाहता है तो हाउटियन सम्राट की वसीयत क्लोन दूसरे पक्ष को धूल में बदल देगी जिस क्षण अर्जुन देव को वास्तव में खतरा महसूस होगा। जैसे ही इंद्रधनुष की रोशनी उड़ गई, लाल रंग के बादल ने सिंहासन को उठाया। 50 किलोमीटर तक उड़ान भरने के बाद अर्जुन देव ने उसे एक पत्थर के पहाड़ की तलहटी में उतारा था। वह जगह हर तरह की अजीब चट्टानों और बहुत कम लोगों से भरी हुई थी। ये स्वस्थ होने और पीछा करने वालों से छिपने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान था। उतरने के बाद अर्जुन देव ने लाल रंग का सिंहासन उतार दिया। फिर उन्होंने इस जगह के चारों ओर प्रतिबंध लगाने के लिए यूनिवर्स बैनर का उपयोग करने में कुछ समय बिताया। बिना एक शब्द कहे अर्जुन देव एक पत्थर के खंभे पर कूद गए और पालथी मारकर बैठ गए। फिर उन्होंने बिना किसी चिंता के स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला का उपयोग करने के नतीजों से निपटना शुरू कर दिया। जैसे ही राहुल ने पत्थर के खंभे पर अर्जुन देव को देखा, उसके हाव भाव अनिश्चित, जटिल हो गए। वो नहीं जानती थी कि अपनी वर्तमान भावनाओं का वर्णन कैसे किया जाए। उसे अर्जुन देव की अथाह समझ नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही थी या अनुमान नहीं लगा सकती थी कि वो किस तरह का व्यक्ति था। वह स्पष्ट रूप से ठंडा होने की हद तक स्वार्थी था। हालांकि एक वादा करने के लिए अर्जुन देव ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की गंभीर चोटों का जोखिम उठाया। ये ठीक वैसा ही था जब अर्जुन देव स्पिरिट फॉक्स रेस वुमन की खातिर स्टार ग्रेव पैलेस में अयान के साथ आमने सामने भिड़ गए थे। इस समय
राहुल को नहीं पता था कि नश्वर लोगों की दुनिया में सबसे अद्भुत भावना एक नरम हुक की तरह थी, जो धीरे धीरे उसके दिल की सुरक्षा में प्रवेश कर रही थी। वो अब इसे बाहर नहीं निकाल सकती थी। 3 दिनों तक अर्जुन देव ने अपार पीड़ा सहन की। अपने मजबूत भौतिक शरीर पर भरोसा करके वो ज्यादातर स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला का उपयोग करने के नतीजों से उबर गया। अर्जुन देव के चेहरे पर डरावना लाल निशान भी गायब हो गया। उसकी त्वचा पहले की तरह चिकनी हो गई। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी टिमटिमा रही थी और उसे स्ट्रेंथ कैरेक्टर फॉर्मूला की गहरी समझ प्राप्त हुई। अर्जुन देव खड़े हुए और अशांत क्यूई का एक कौर थूक दिया। फिर उसने अपना लबादा उतार दिया और अपने अंगों को फैलाया। हल्की सी आवाज ने तुरंत राहुल को चौंका दिया, जो उसके सबसे करीब पत्थर के खंभे पर बैठा था। वो अपनी आंखें बंद करके वहां बैठी थी, कुछ बेचैन महसूस कर रही थी। जब राहुल ने अपनी आंखें खोली और देखा कि अर्जुन देव ने अपना मूल रूप पुनः प्राप्त कर लिया है, तो उन्होंने अपने दिल में राहत की सांस ली। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर अर्जुन, इस बार मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और इस लड़की को आकार दिया। फिर उन्होंने एक चिंतनशील अभिव्यक्ति प्रकट की। थोड़ी देर बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिससे राहुल को लगभग खून की उल्टी हो गई। मैं वास्तव में ये नहीं बता सकता कि मिस यिंग न केवल बुद्धिमान और मजबूत है, बल्कि वो बहुत व्यापक विचारों वाली भी है। ये जियो वास्तव में मेरी हीनता पर शर्मिंदा है। ये शब्द अर्जुन देव की निगाहों से मेल खाते थे। जब तक राहुल मूर्ख नहीं थे, तब तक उन्हें पता चल जाएगा कि अर्जुन देव किस ओर इशारा कर रहे हैं। राहुल के जेड जैसी चिकने गालों पर तुरंत लाल रंग के 2 धब्बे दिखाई दिए, जो अविश्वसनीय रूप से शर्मीले लग रहे थे। राहुल को गुस्सा और चिंता दोनों महसूस हुई। उसका हमेशा का शांत और उदासीन रवैया कहीं नहीं था। कितना महान अर्जुन देव है। इस मिस ने 2 पेंटिंग के टुकड़ों को वापस एक में नहीं मिलाया और 3 दिनों तक उनकी रक्षा की। जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं, आप एक जहरीले सांप की तरह होते हैं। हालांकि राहुल को इसका खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं सूझ रहा था। वो ये स्वीकार नहीं कर सकी कि वो अर्जुन देव के चेहरे पर पेंटिंग के टुकड़े की रखवाली कर रही थी। राहुल ने उसका पैर पटकाया और गुस्से से कहा, तुई जघन्य। अर्जुन देव, इस मिस ने आपको गलत समझा। आप सिर्फ एक स्वार्थी, नीच व्यक्ति हैं, जिसका मुंह और भी अधिक जहरीला है। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और बेफिक्र होकर बोले, प्रशंसा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उदार मिस यिंग से ऐसी प्रशंसा प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए इस अर्जुन को अपनी हीनता पर शर्म आती है। अर्जुन देव ने जानबूझकर उदार शब्दों पर जोर दिया। राहुल का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। वो अब यहां नहीं रह सकती थी। उसने अर्जुन देव को घूरकर देखा और घृणा से दांत पीसते हुए बहुत दूर भाग गई। अमर आत्मा की अंगूठी में मौजूद अभिमा इतनी जोर से हंसी कि वो अपना मुंह बंद नहीं कर सकी। उसने कहा, अर्जुन देव, तुम इतने विषैले सांप कब बन गए? आप एक कमजोर लड़की को भी इस तरह धमकाते हैं। कमजोर लड़की? अर्जुन देव अवाक रह गया। क्या आपको लगता है कि एक लड़की जो मेरी कमजोरी को पूरी तरह से ढूंढ सकती है, मुझसे वादा कर सकती है और इतनी दयनीय स्थिति में समाप्त हो सकती है, वो कमजोर लड़की है? उन्होंने कहा, जब से मैंने पदार्पण किया है, चमन चौधरी को छोड़कर वो अकेली है जो मेरे खिलाफ साजिश रच सकती है। अभिमा ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और महसूस किया कि वास्तव में यही मामला था। अर्जुन देव हमेशा सतर्क और सावधान रहे हैं, यहां तक कि जब वह सभी प्रकार की खतरनाक स्थितियों में था, तब भी वो हमेशा परिणामों की गणना करता था। रास्ते में हालांकि उसने जो भी कदम उठाया वो खतरे से भरा था। उसके खिलाफ जितनी बार योजना बनाई गई थी, उसे एक तरफ गिना जा सकता था। पत्थर के खंभे से नीचे कूदते हुए अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और कहा, चलो अब उसके बारे में बात नहीं करते हैं। मैं गोलियां गढ़ने की तैयारी शुरू करने जा रहा हूं।
मैं मूल रूप से इस यात्रा से संतुष्ट हूं। मैंने आखिरकार ब्रेक थ्रू सेज पिल के लिए सभी सामग्री एकत्र कर ली है। अर्जुन देव ने अभिमा को अमर दांव कीमिया और साधना के संग्रह के रहस्यों के बारे में सब कुछ नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना कहा कि जब वह छोटे थे तब उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली थी। अभिमा को यह भी पता था कि हर किसी के अपने अपने रहस्य होते हैं। काफी समय पहले अर्जुन देव की सफाई सुनने के बाद उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा। अपने हाथ की एक लहर के साथ अर्जुन देव ने ऊर्जा की कुछ धाराओं को भेजा, जिससे आसपास के पत्थरों के चारों ओर एक घेरा बन गया। फिर उसने एक साधारण पत्थर की मेज बनाने के लिए अपनी कृपाण क्यूई का उपयोग किया और एक एक करके सामग्री बिछाई। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ ब्लू ड्रैगन दवा कड़ाही दिखाई दी। अर्जुन देव ने उसे पत्थर की मेज पर रखा और ब्लू ड्रैगन दवा की कड़ाही को देखा। एक पुराने दोस्त की छवि तुरंत उसके दिमाग में उभर आई। उसने सोचा कि उस दिन उनके अलग होने के बाद सुहानी कैसा कर रहा था। अतीत के बहुत सारे अनसुलझे मामले थे। शायद ये स्काई डोम दायरे में लौटने का समय था, वो स्थान जहां कहानी शुरू हुई थी। ये विचार अर्जुन देव के मन में कौंध गए। उन्होंने ब्रेक थ्रू सेज पिल को परिष्कृत करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने सामग्री का एक और सेट निकाला, इसका एहसास करने के लिए कुछ साधारण औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने का इरादा किया। दूसरी तरफ पत्थर के पहाड़ की तलहटी में राहुल ने भी सभी विचलित करने वाले विचारों को एक तरफ रख दिया और दो पेंटिंग के टुकड़ों को मिलाने पर ध्यान केंद्रित किया। वे दोनों मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। मार्शल सेज में आगे बढ़ने की उनकी इच्छा दूसरे से कमजोर नहीं थी। सुबह की चमक बिखर जाने के बाद यह फिर से इकट्ठा हो गई। डूबता सूरज चमकीला लाल हो गया। पत्थर के पहाड़ की तलहटी में दिन बहुत जल्दी बीत गए। पलक झपकते ही आधा महीना बीत चुका था। पत्थर की मेज के सामने अर्जुन देव ने एक उत्साहित अभिव्यक्ति प्रकट की। दो सुनहरी औषधीय गोलियां ब्लू ड्रैगन दवा कड़ाही के मुंह के नीचे जेड की बोतल में चुपचाप पड़ी थी। औषधीय गोलियों की सतह पेंट की तरह सुनहरी थी। एक सुगंध निकली, जिससे अर्जुन देव के सिर के ऊपर एक सुनहरा बादल बन गया जो लंबे समय तक बना रहा। स्वाभाविक रूप से ब्रेक थ्रू सेज पिल, जिसके लिए कुन्लुन क्षेत्र के अनगिनत किसान तरस रहे थे लेकिन प्राप्त नहीं कर सके, वो जेड बोतल में थी। अप्रत्याशित रूप से वह सामग्री के दो सेटों को परिष्कृत करने में सफल रहे। यहां तक कि खुद अर्जुन देव को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। सामान्यतया ब्रेक थ्रू सेज पिल को परिष्कृत करने की सफलता दर केवल 50% थी। इसलिए अर्जुन देव ने सामग्री के 2 सेट तैयार किए। हालांकि फिर भी यदि किसी की किस्मत बहुत खराब थी तो वह एक भी ब्रेक थ्रू सेज पिल को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हो सकता था। इसके पीछे के सिद्धांत को समझाना आसान था। उदाहरण के लिए, यदि कोई सफलता दर के आधार पर सामग्री के 10 सेट तैयार करता है तो एक 5 बार सफल होगा लेकिन 5 बार असफल भी होगा। बेहद दुर्भाग्य का मतलब था कि पहली 2 गोलियां जो एक परिष्कृत की गई, वे 5 में से एक थी जो विफल रही। हालांकि इस बार अर्जुन देव की किस्मत इतनी अच्छी रही कि उन्हें भी इसकी उम्मीद नहीं थी। वो लगातार 2 बार रिफाइन करने में सफल रहे। अर्जुन देव ने अपनी लंबी आस्तीन लहराई और पत्थर की मेज पर बची हुई सभी सामग्री को बहा दिया। फिर उसने अपनी हथेली में एक ब्रेक थ्रू सेज पिल पकड़ ली। उसकी उत्तेजित भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गई। ब्रेक थ्रू सेज पिल ने मार्शल सेज की ओर बढ़ने की संभावना को बहुत बढ़ा दिया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि कोई निश्चित रूप से मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ेगा। क्षण जितना अधिक महत्वपूर्ण होगा, व्यक्ति उतना ही अधिक लापरवाह नहीं हो सकता था। पत्थर के खंभे पर राहुल ने अपने माथे से पसीना पोंछा। जैसे ही उसने अपने सामने पूरी तरह से विलय किए गए कोर पेंटिंग के टुकड़े को देखा, उसने एक संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन अर्जुन देव की ओर की स्थिति को देखना चाहती थी। जब उसने आकाश में सुनहरे बादलों को देखा
तो उसने धीरे से कहा, शुभ बादल सुनहरे हो रहे हैं। ये एक रहस्यमय घटना है जो केवल किंवदंतियों में दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वह वास्तव में ब्रेक थ्रू सेज पिल को परिष्कृत करने में सफल रहा। हालांकि ब्रेक थ्रू सेज पिल के साथ भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि अर्जुन देव मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ेंगे। अर्जुन देव को नहीं पता था कि वह इस मौके को पकड़ पाएंगे या नहीं। राहुल ने अपनी निगाहें हटा ली और कोर पेंटिंग के टुकड़े को देखा जो प्रकाश से चमक रहा था। वो मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ सकती है या नहीं, ये इस जुए पर निर्भर करेगा। अर्जुन देव पत्थर की मेज पर पालथी मारकर बैठे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ब्रेक थ्रू सेज पिल को अपने मुंह में रखा और धीरे धीरे उसे चबाया। औषधीय गोली थोड़ी कड़वी थी और निश्चित रूप से स्वादिष्ट नहीं थी। हालांकि इसकी खुशबू मुंह में भर गई और फैल गई, जिससे किसी का मन साफ हो गया। जब औषधीय गोली पूरी तरह से चबा ली गई तो अर्जुन देव का गला कुछ देर के लिए हिल गया, इससे पहले कि वो उसे निगल गया। बूम! ऐसा लग रहा था जैसे कोई लौ जल रही हो। अर्जुन देव का चेहरा तुरंत लाल हो गया। फिर लालिमा तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई। एक निडर ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई, तेजी से आगे बढ़ रही थी। अर्जुन देव ने खुद को शांत किया और धीरे धीरे बिखरी हुई स्वर्णिम ऊर्जा को इकट्ठा किया। उनकी कड़ी मेहनत से ये निडर ऊर्जा धीरे धीरे ठंडी हो गई और नियंत्रणीय हो गई। अर्जुन देव मुसीबत के सामने घबराए नहीं और मुसीबत के सामने घबराए नहीं। इस समय उनकी अच्छी मानसिक स्थिति और साधना पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी। उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिला। ब्रेक थ्रू सेज पिल की निडर औषधीय ऊर्जा एक उफनती हुई नदी में इकट्ठी हो गई। अर्जुन देव ने इस नदी को नियंत्रित कर शिखर अर्धऋषि की अड़चन पर हमला किया। अदृश्य रूप से ऋषियों का द्वार, जिसे उन्होंने कई बार देखा था, उनके सामने प्रकट हो गया। दरवाजे पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी। एक फीकी चमक निकली। दरवाजे में दरार के पीछे की रहस्यमय दुनिया इस समय अर्जुन देव को इशारा कर रही थी। बैंड! अर्जुन देव के नियंत्रण में सुनहरी नदी ने उफनते हुए पहली बार उनके शरीर में अर्धऋषि की अड़चन पर हमला किया। ऋषियों का द्वार कई बार हिला, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हिला। अर्जुन देव को लगा कि उसके आंतरिक अंग कांप रहे हैं। उसके होठों के कोने से खून बह निकला। ऋषि को जबरन तोड़ने के लिए एक औषधीय गोली का उपयोग करने के लिए भुगतान करना पड़ता था। उसके आंतरिक अंगों का मंथन और उसकी हड्डियों और मांसपेशियों से आने वाला दर्द इस कीमत की अभिव्यक्ति थी। इस बिंदु पर अर्जुन देव के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह केवल लगातार आगे बढ़ सकता था। अगर वह आगे बढ़ता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यदि वह डर में घबरा गया तो वह जीवन भर औसत दर्जे का होगा। वह महान दांवों के साथ भाग्य में नहीं होगा। बार बार के प्रयासों के बाद ब्रेक थ्रू सेज पिल की औषधीय ऊर्जा धीरे धीरे कम हो गई। हालांकि अर्जुन देव का जुनून कम नहीं हुआ। उसका गर्म खून कम नहीं हुआ। हार मानने का विचार उसके दिल में कभी नहीं आया। जीवन में कुछ ही जुआ थे। कुछ लोगों को जुआ खेलने का मौका भी नहीं मिला। मैं अर्जुन देव ब्रेक थ्रू सेज पिल प्राप्त करने के लिए बहुत भाग्यशाली हूं। मैं इतनी आसानी से हार कैसे मान सकता हूं? बूम! कई और प्रयासों के बाद अर्जुन देव ने अचानक आराम महसूस किया। शिखर अर्धऋषि की अड़चन एक धमाके के साथ बिखर गई। निराकार दुनिया में ऋषियों का द्वार किसी ने धीरे से धक्का दिया है। ये अचानक खुल गया और एक तेज रोशनी बरसी। अर्जुन देव के होठों के कोने पर लगा खून अभी तक नहीं सूखा था। हालांकि उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय खुशी दिखाई दी। मैं सफल हुआ। पीक हाफसेज की शांति टूट गई थी। ऋषियों का द्वार खुल गया। इस समय अर्जुन देव नश्वरता को पार कर ऋषि बन गए। वह 23 साल की उम्र में मार्शल सेज के रूप में आगे बढ़े। अर्जुन देव के शरीर से एक तेज प्रकाश फैल गया और उनके शरीर से असीम मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा फैल गई। फिर
इसने आकाश में उड़ते हुए प्रकाश का एक बहुरंगी स्तंभ बनाया। अर्जुन देव के पीछे एक अंगूठे के रूप में मोटा एक देदीप्यमान बैंगनी स्वर्गीय ऋषि कानून दिखाई दिया। उसके बाद दूसरा। जब अर्जुन देव मार्शल ऋषि के लिए आगे बढ़े तो उनकी सारी सर्वोत्कृष्टता स्वर्गीय ऋषि कानूनों में बदल जाएगी। इसके साथ वह स्वर्गीय ऋषि कानूनों का उपयोग अपनी इच्छानुसार करने में सक्षम होगा। अब से अवर ग्रेड मार्शल ऋषियों पर उनका एकमात्र लाभ अब मौजूद नहीं रहेगा। स्वर्गीय ऋषि कानून लगातार प्रकट हुए। जैसे ही बिजली की रोशनी टिमटिमाती थी, वे विलीन हो गए। वे बिजली की नदी की तरह लग रहे थे, जो अंतहीन रूप से बह रही थी। 300 अंगूठे मोटी स्वर्गीय ऋषि कानून प्रकट होने के बाद ही वे रुक गए। अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें शरद ऋतु के पानी की तरह गहरी थी, जो ज्ञान और असीम आध्यात्मिकता का प्रकाश बिखेर रही थी। 1 किलोमीटर दूर प्रकाश के 5 रंग के खंभे में घिरे राहुल ने लगभग उसी समय अपनी आंखें खोली। उसका मूल रूप से सुंदर चेहरा अब चमक से चमक रहा था। वो एक ऐसी सुंदरता थी जो दुनिया को गिरा सकती थी। एक अद्वितीय सुंदरता। संयोग से अर्जुन देव और राहुल एक के बाद एक मार्शल ऋषि के पास आगे बढ़े, लगभग एक ही समय में। हालांकि राहुल के शरीर में बदलाव अर्जुन देव की तुलना में बहुत अधिक थे। वह कोई कृषक नहीं थी जिसने उसके शरीर को संयमित किया हो। जैसे ही वह मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ी, उसका भौतिक शरीर एक ऋषि शरीर में उन्नत हुआ, जो एक पृथ्वी बिखरने वाले सुधार से गुजर रहा था। अर्जुन देव का भौतिक शरीर बहुत पहले से ही रैंक 2 ऋषि शरीर था। इस प्रहति ने केवल उनके रैंक 2 ऋषि शरीर को अपने चरम पर ला दिया। उन्होंने कोई और सफलता नहीं हासिल की, इसलिए ऐसा लगता है कि उनमें ज्यादा बदलाव नहीं आया है। दूसरी ओर राहुल की त्वचा पानी की तरह नरम थी। वह एक पेंटिंग की तरह लग रही थी और उसकी सुंदरता उत्कृष्ट थी। उसकी पिछली महान आभा और भी अधिक पवित्र, अनुल्लंघनीय थी। वह एक फूल और चांद की तरह लग रही थी, बहुत सुंदर थी। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ अर्जुन देव के बाएं हाथ में चंद्र छाया कृपाण दिखाई दिया। जैसे ही उसने दूसरे पक्ष को देखा, उसकी आंखों में एक लड़ाई की भावना चमक उठी। राहुल के नाजुक हाथ में एक रहस्यमयी लकड़ी की छतरी दिखाई दी। उसने उसे पकड़ लिया और अर्जुन देव की ओर इशारा किया। एक ऐसी ही लड़ाई की भावना उसकी आंखों में चमक उठी। दोनों वास्तव में मौत से लड़ना नहीं चाहते थे। इसके बजाय वे मार्शल सेज में आगे बढ़ने के बाद इस ऊर्जा से खुद को परिचित करना चाहते थे। उनमें से प्रत्येक के लिए दोनों पक्ष स्पष्ट रूप से आदर्श विरोधी थे और उनकी वर्तमान ताकत का परीक्षण करने के लिए उनका उपयोग करने से अधिक उपयुक्त कुछ भी नहीं था। अर्जुन देव के पैरों के नीचे बिजली की रोशनी चमक उठी और उन्होंने चंद्र छाया कृपाण को खींचा। उनके पीछे स्वर्गीय ऋषि कानूनों ने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया जो हर जगह थी। बैंगनी स्वर्गीय ऋषि कानूनों की मदद से आध्यात्मिक ऊर्जा को फिल्टर करने की आवश्यकता के बिना बिजली की विशेषता वाली ऊर्जा में बदल गई। यह अर्जुन देव के शरीर के चारों ओर एक महान नदी की तरह बहती थी, जो अंतहीन बहती थी। कितनी मजबूत ताकत है। जिस गति से ये बदलता है वह भी अप्रत्याशित रूप से तेज है। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हो गए। उसने अपना हाथ लहराया और एक बड़ी बैंगनी कृपाण रोशनी बिजली की तरह सभी दिशाओं में निकली। डांग छाते ने धीरे से थपथपाया और राहुल ने इस कृपाण प्रहार के कमजोर स्थान पर सटीक प्रहार किया। उसके शरीर में कोमल जल जिम्मेदार ऊर्जा धीरे धीरे चली। यह पतला और खामोश था, लेकिन यह अंतहीन रूप से बहता रहा। अर्जुन देव ने अपनी भौहें उठाई और मन ही मन सोचा, अच्छा। फिर वह जल्दी से चारों ओर घूमता है और बिजली क्लेश कृपाण तकनीक के शुरुआती रुख को निष्पादित करता है। अर्जुन देव के माथे पर बैंगनी रंग की रोशनी चमक उठी। उनकी इच्छा का प्रकाश बिजली की निडर ऊर्जा के साथ मिलकर एक मजबूत शक्ति का गठन किया और राहुल पर दबाव डाला। जब कृपाण नीचे उतरी
तो आकाश में बादलों को बिजली ने चीर दिया। ये कृपाण हड़ताल हवा में बिजली के एक बोल्ट की तरह थी। ये बहुत शक्तिशाली था। राहुल घबराए नहीं। उसने अचानक हाथ में छाता खोल दिया। बैंड। जब पूरा छाता खुला तो उसने एक भी बूंद पीछे नहीं छोड़ते हुए सभी जलजनित आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पीछे ले गए। जब छाता खोला गया तो 1 किलोमीटर तक फैली एक गोलाकार पानी की पर्दे ने राहुल को मजबूती से घेर लिया। अगर दूर से देखा जाए तो गोलाकार पानी की स्क्रीन हवा में एक अविश्वसनीय रूप से विशाल छतरी की तरह दिखती थी। राहुल के हाथ में छाता लेकर वो खुल गया। जब अर्जुन देव की कृपाण हड़ताल में निडर ऊर्जा गोलाकार पानी के पर्दे से टकराई तो वो तुरंत बिखर गई और बिजली के बोल्ट में बदल गई, जो चटकती और टिमटिमाती थी। अर्जुन देव की कृपाण हड़ताल को आसानी से सुलझाने के बाद राहुल मंद मंद मुस्कुराया। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और छाता तुरंत बंद हो गया। हवा में छतरी के आकार की पानी की स्क्रीन भी बंद हो गई, लेकिन गायब नहीं हुई। राहुल ने छतरी से इशारा किया और बंद पानी की पर्दा अर्जुन देव पर भाले की तरह वार कर दिया। एक पल में अर्जुन देव की आकृति चमक उठी और अर्जुन देव के कंधे से ब्रश हो गई। बंद पानी की स्क्रीन जमीन पर उतरी और उसमें गहराई से वार की। दोनों ने बीच हवा में चालों का आदान प्रदान किया। मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ने के बाद अपनी ताकत से खुद को परिचित किया। अर्जुन देव की तुलना में हालांकि राहुल सहज दिखते थे, लेकिन उनके पास पलटवार करने के ज्यादा मौके नहीं थे। बचाव करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक और 100 चालों का आदान प्रदान करने के बाद अर्जुन देव ने लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन कृपाण तकनीक को निष्पादित किया। सांसारिक बिजली क्लेश, स्वर्गीय बिजली क्लेश और दिव्य बिजली क्लेश की शक्ति दोगुनी से अधिक हो गई थी। हालांकि राहुल के हाथ में छाता स्पष्ट रूप से एक महान मूल था। ये रक्षा के लिए स्वर्ग को धता बताने वाली वस्तु थी। ये 3 महान बिजली क्लेशों का सामना कर सकता है और फिर भी सुरक्षित रह सकता है। जैसे ही अर्जुन देव ट्विन ड्रैगन प्लेइंग विद पल्स को अंजाम देने वाले थे, राहुल ने छाता बंद कर दिया और नीचे पत्थर के खंभे पर उतर गया। वो मुस्कुराया और कहा, बस बहुत हो गया। अगर हम जारी रखते हैं तो हम खुद को मूर्ख बना लेंगे। अर्जुन देव ने अपनी कृपाण म्यान की और छतरी को घूरने लगा। उन्होंने कहा, इस छतरी का नाम क्या है? ये एक अच्छा छाता है। क्या आप मेरी स्वर्गीय वर्षा छाता पर नजर गड़ाए हुए हैं? आप कोमल जल कला की खेती नहीं करते हैं। अगर मैं तुम्हें दे भी दूं तो भी ये बेकार होगा। राहुल ने अपने दाहिने कंधे पर छाता झुका लिया और धीरे से मुस्कुराया। अर्जुन देव को नहीं पता था कि स्वर्गीय वर्षा छाता किस श्रेणी का था, लेकिन ये कम से कम एक अवर श्रेणी का राजा ग्रेड गुप्त खजाना था। अतीत में राहुल इस गुप्त खजाने की अधिक ताकत को बाहर नहीं ला सके। अब ऐसा लगता है कि वह इस छतरी की पूरी शक्ति को बाहर नहीं ला सकता है, अन्यथा यह मेरी ताकत का 70% ब्लॉक करने में सक्षम होना चाहिए। अर्जुन देव ने जल्दी से अपने दिल की स्थिति का विश्लेषण किया। बड़े कुलों के शिष्यों के पास किंग ग्रेड गुप्त खजाने होने चाहिए। भविष्य में जब मैं संप्रभु संप्रदायों और संप्रभु कुलीन कुलों के उत्तराधिकारियों का सामना करूंगा तो मुझे सावधान रहना होगा। राहुल को जवाब दिए बिना अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और जमीन में गहराई में दबे 72 ब्रह्मांड ध्वज जल्दी से अर्जुन देव के हाथ में लौट आए। राहुल धीरे से नीचे कूद गया और अर्जुन देव के सामने उतरा। उसने कहा, है चलिए चलते हैं। अर्जुन देव थोड़ा दंग रह गए। वो मुस्कुराया और कहा, मैं हाउटियन संप्रदाय में लौट रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि नायर कबीले में आपके लिए कोई जगह नहीं है? राहुल को लगा कि ये अजीब है। उन्होंने पूछा, हाउटियन संप्रदाय में लौटना? आप मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ने की इतनी जल्दी में हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि यह ऋषि मार्ग स्मारक के लिए नहीं है जो हर 10 साल में एक बार दिखाई देता है? इसके खुलने में अभी आधा महीना बाकी है और आप ऐसे ही वापस जा रहे हैं। ऋषि मार्ग स्मारक। अभिमा,
वो क्या है? ये पहली बार था जब अर्जुन देव ने इन शब्दों को सुना। वह संदेह महसूस करने में मदद नहीं कर सका, इसलिए उसने अभिमा के बारे में पूछा। ऋषि मार्ग स्मारक खुलने वाला है। ऐसे में अर्जुन देव, ऐसा लग रहा है कि आप फिलहाल वापस नहीं लौट पाएंगे। वो ऋषि मार्ग स्मारक कुनलुन पर्वत श्रृंखला में खड़ा है। यह प्राचीन युग से अस्तित्व में है और हर 10 साल में एक बार दिखाई देता है। जब तक कोई उस पर अपना नाम उकेर सकता है, तब तक वे प्रवेश करने के योग्य हैं। वहां बहुत सारे खजाने हैं। इसके अलावा भले ही कोई इसे प्राप्त करने में विफल रहता है, तो भी उसके जीवन के लिए कोई खतरा नहीं होगा। अधिक से अधिक एक को बाहर भेजा जाएगा। यहां तक कि अगर कोई बदकिस्मत है, तो वो कुछ अच्छे ऋषि ग्रेड गुप्त खजाने प्राप्त करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा, केवल अवर श्रेणी के मार्शल ऋषियों को ही इस पर अपना नाम अंकित करने की अनुमति है। बेशक कोई इस पर अपना नाम उकेर सकता है या नहीं, ये दूसरी बात है। जिसकी बात करें तो ये ऋषि मार्ग स्मारक लंबे समय से अस्तित्व में है। उस पर अपना नाम उकेरने में सक्षम होना शिखर साधकों द्वारा मान्यता प्राप्त सम्मान है। जब अर्जुन देव ने अभिमा का स्पष्टीकरण सुना, तो वह गहरे विचार में आ गया। मूल रूप से उन्होंने हाउटियन संप्रदाय में लौटने के बाद स्काई डोम दायरे में लौटने का एक तरीका सोचने का इरादा किया था। वो अतीत के कुछ मामलों को सुलझाता था और कुछ पुराने दोस्तों से मिलता था। उसके बाद उसे चिंता करने की कोई बात नहीं होगी और मार्शल सम्राट के माध्यम से तोड़ते हुए मार्शल दांव पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अप्रत्याशित रूप से ऋषि मार्ग स्मारक प्रकट हुआ। इससे अर्जुन देव कुछ झिझक गए। अभिमा ने उसे उकसाया, तो फिर जाओ। इसके बाद थंडर किंग ने भी इस पर अपना नाम उकेरा था। हालांकि ये किंग सम्राट के समान स्तर पर था। क्या आप कोशिश नहीं करना चाहते कि आप इस पर अपना नाम कितना ऊंचा बना सकते हैं? विभिन्न जातियों की राक्षसी प्रतिभाएं इतने सालों से आधे ऋषि में फंसी हुई है। स्वर्गीय ओस दिव्य वसंत के साथ वे पहले ही मार्शल ऋषि के लिए आगे बढ़ चुके होंगे। इस बार ऋषि मार्ग स्मारक की उपस्थिति निश्चित रूप से सभी विभिन्न जातियों को आकर्षित करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां स्पिरिट वेंस है। अमर आत्मा की अंगूठी में चंद्र कैसिया के पेड़ को देखें। इसे परिपक्व होने में कम से कम 300 साल लगेंगे। कुछ रैंक एक स्पिरिट नसों के साथ ये निश्चित रूप से 3 से 5 वर्षों में परिपक्व हो जाएगा। अंतिम वाक्य ने अर्जुन देव को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। अगर वह बाहर स्पिरिट वेंस के लिए लड़ता है, तो उसे कम से कम ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज का सामना करना पड़ेगा। कोई उम्मीद नहीं होगी। यदि इस ऋषि मार्ग स्मारक में वास्तव में स्पिरिट वेंस होती, जब तक वह उसी साधना क्षेत्र के मार्शल ऋषियों का सामना करते, अर्जुन देव बहुत आश्वस्त होते। जब राहुल ने अर्जुन देव को चुप होते देखा, तो उसने कुछ सोचा और कहा, आप केवल 2 साल से कुनलुन लोक में रहे हैं। यह अजीब नहीं है कि आपने ऋषि मार्ग स्मारक के बारे में नहीं सुना है। अर्जुन देव ने इससे इनकार किया। मैंने ऋषि मार्ग स्मारक के बारे में थोड़ा सुना है। हालांकि क्या आप अपने कबीले से डरते नहीं हैं कि आप इधर-उधर घूम रहे हैं? राहुल निराशा और हताशा में मुस्कुराया। बड़े कुलों के बीच संघर्ष उतना सीधा नहीं है जितना आप कल्पना करते हैं। जब मैं उस यिंग फैन से मिलता हूं, तो मैं पहले से भी अधिक अंतरंग व्यवहार कर सकता हूं। अर्जुन देव ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। उनके शब्दों का वास्तव में मतलब था कि वह इसे अपनी छुट्टी लेने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। इस लड़की की बुद्धिमत्ता को देखते हुए उसे ये समझने में सक्षम होना चाहिए कि वह किसी अनावश्यक परेशानी में नहीं पड़ना चाहता था। तो चलिए चलते हैं। कुनलुन पर्वत श्रृंखला गहन डोमेन से होकर गुजरती है। ये कौन जानता है कि कब तक चलता है। मेरे नेतृत्व के बिना, भले ही आप चारों ओर पूछें, आप आधे महीने में ऋषि मार्ग स्मारक नहीं ढूंढ पाएंगे। राहुल की आंखों में एक चालाक भाव चमक आया, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। मुझसे मत पूछो, इतने साल हो गए हैं, मैं अभी भी रास्ता कैसे याद कर सकता था? इसके अलावा
एक नियमित मार्शल सम्राट को यह नहीं पता होगा कि ऋषि मार्ग स्मारक कहाँ है। आपको अभी भी उसके साथ यात्रा करनी होगी। अमर आत्मा की अंगूठी से अभिमा के मासूम शब्दों ने अर्जुन देव की अंतिम आशा को बुझा दिया। कुनलुन पर्वत श्रृंखला पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है, जो पूरे गहन क्षेत्र में फैली हुई है। अर्जुन देव पहले जिस मुख्य चोटी पर गए थे, उसके अलावा अनगिनत माध्यमिक चोटियां थी। यहां तक कि अगर कोई 10 साल बिताता है तो भी वह सभी माध्यमिक चोटियों से नहीं चल पाएगा। ऋषि मार्ग स्मारक एक झील में पानी की एक बूंद की तरह था। इसका पालन करना कठिन होगा। अर्जुन देव प्रसन्न हुए। गनीमत रही कि इस यात्रा में उनके साथ राहुल भी थे, अन्यथा भले ही उसे रास्ता पता चल जाए, उसे बहुत समय बर्बाद करते हुए हलकों में घूमना होगा। असीम पर्वत श्रृंखला के बीच एक पहाड़ की कमर पर एक साधारण दिखने वाली सपाट जमीन पर बादलों में एक विशाल स्मारक बना हुआ था। आसपास के वातावरण में विभिन्न ऊंचाइयों की कई चोटियां थी। वे सभी कम से कम 5 किलोमीटर ऊंची थी। चोटियों के चारों ओर बादल और पक्षी मंडरा रहे थे। विभिन्न जातियों के कई साधक विभिन्न चोटियों पर रुक गए। जब कोई चारों ओर देखता है तो वे सभी मार्शल ऋषि थे। उनमें से कुछ अवर श्रेणी के मार्शल ऋषि भी नहीं थे। उन सभी की आभा लंबी और गहरी थी। उन्हें निष्क्रिय पुरानी पीढ़ी के मार्शल ऋषि या विभिन्न संप्रदायों और कुलों के बुजुर्ग होने चाहिए। यहां उनका मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि युवा पीढ़ी कितनी बड़ी हो गई है। इन लोगों के लिए, चाहे वे कितने भी प्रसिद्ध क्यों न हो, चाहे वे कितने भी अविश्वसनीय क्यों न हो, यह ऋषि मार्ग स्मारक जितना यथार्थवादी नहीं था। क्या कोई इस पर अपना नाम अंकित कर सकता है? कितनी ऊंची जगह बना सकता है? क्या इतिहास के उन प्रसिद्ध विशेषज्ञों को पीछे छोड़ सकता है जो सैकड़ों पीढ़ियों से अमर थे? तभी कोई वास्तव में अपनी असाधारण प्रतिभा को साबित कर सकता है, अन्यथा कोई सिर्फ एक नकली प्रतिभा होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्राचीन काल से इतिहास में उन प्रसिद्ध प्रतिभाओं ने ऋषि मार्ग स्मारक पर अपना नाम उकेरा था। इतिहास ने उनकी महिमा साबित कर दी थी। उनके पौराणिक कारनामों ने ऋषि मार्ग स्मारक की असाधारणता पर और जोर दिया, जिससे ये और भी प्रसिद्ध हो गया। ऋषि मार्ग स्मारक के तल पर और भी अधिक किसान एकत्र हुए। एक मोटा आंकड़ा कम से कम 3000 तक आया। बिना किसी अपवाद के वे सभी अवर ग्रेड मार्शल ऋषि थे। ये सभी किसान थे जो ऋषि मार्ग स्मारक पर अपना नाम उकेरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि एक नजर से उनमें से ज्यादातर मध्यम आयु वर्ग के थे। यहां तक कि काफी बूढ़े लोग भी थे। युवा पीढ़ी के बहुत कम लोग थे। हालांकि विभिन्न चोटियों पर पुरानी पीढ़ी के विशेषज्ञ और उत्साह देखने आए मार्शल मोनार्क सभी ने युवा पीढ़ी पर ध्यान केंद्रित किया। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि ये युवा इस ऋषि मार्ग स्मारक के उद्घाटन के मुख्य पात्र थे। बूढ़े आदमी और मध्यम आयु वर्ग के मार्शल ऋषि सिर्फ सहायक पात्र थे। भले ही ये लोग असंतुष्ट महसूस करें, वे इस तथ्य को बदल नहीं सकते थे। कृषक जो 30 वर्ष की आयु से पहले अवर ग्रेड मार्शल ऋषि के लिए आगे बढ़ सकते थे, वे निश्चित रूप से राक्षसी प्रतिभाशाली थे। वे केवल प्रतिभाओं के युग में बड़ी संख्या में दिखाई देंगे। एक सामान्य उम्र में जब कोई दिखाई देता है तो वे तुरंत एक उत्कृष्ट प्रतिभा बन जाते हैं जो एक युग का नेतृत्व करेंगे। ये लोग ज्यादा बूढ़े नहीं दिखते थे। हालांकि वे आसानी से उच्च खेती वालों को हरा सकते थे। सामान्य देर से चरण के अवर ग्रेड मार्शल ऋषियों का उल्लेख नहीं करने के लिए। यहां तक कि अगर एक मिडिल ग्रेड मार्शल सैज आ जाता है तो वह आमने सामने की लड़ाई में इन युवाओं के साथ कुछ नहीं कर पाएगा। अगर वह सावधान नहीं था तो वो पलट सकता था, जिससे उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो सकती थी। पत्थर की गोली से 100 मीटर की दूरी पर एक फीकी सुनहरी बाधा थी जो दूसरों को पास आने से रोकती थी। अवरोध की मोटाई और ऊर्जा एक दृश्य दर पर कमजोर हो गई। जब यह पूरी तरह से गायब हो जाएगा तो किसी का नाम छोड़ने का समय आ जाएगा। अर्जुन देव और राहुल दोनों ने अपनी पहचान छिपाते हुए एक एक लबादा पहना हुआ था।
फिर वे भीड़ में घुलमिल गए और चारों ओर देखा। युवा पीढ़ी में से केवल 4 लोग आए। अर्जुन देव ने उनमें से एक को पहचान लिया। ऐसा लग रहा था कि कृषि, कश्यप वर्मा और ओजस का दल अभी तक नहीं आया था। वो शख्स था अयान। उसने काला पहना था और उसके हाथ में स्वर्गीय बर्फ की तलवार थी। वो एक गंभीर और कठोर अभिव्यक्ति के साथ किनारे पर खड़ा था। ऋषि मार्ग स्मारक को घूर रहा था। अयान कई सालों से अर्धऋषि था। एक अवसर के रूप में स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत के साथ वो मार्शल ऋषि के लिए आगे बढ़े। ये अर्जुन देव की उम्मीदों से अधिक नहीं था। राहुल के परिचय के बाद अर्जुन देव ने अन्य 4 के बारे में बेहतर समझ हासिल की। वे अन्य जातियों के प्रतिभाशाली थे। वे जिन गुटों से संबंधित थे, वे मानव जाति के संप्रभु कुलीन कुलों के समान थे। अर्जुन देव ने नंगे हाथों वाले एक शख्स पर विशेष ध्यान दिया। यदि उसे गलत नहीं लगा, तो ये व्यक्ति अकेले भौतिक शरीर के साथ मार्शल ऋषि तक आगे बढ़ने के रास्ते पर चला। बस अपने भौतिक शरीर पर भरोसा करके ये व्यक्ति सीधे मार्शल ऋषि के पास आगे बढ़ा। राहुल से पूछने पर अर्जुन देव को पता चला कि इस शख्स को सोमेश कहा जाता है, जो लाश दौड़ का सदस्य था। सोमेश के पूर्वज प्रोफाउंड डोमेन के प्रसिद्ध आयरन हैंड सॉवरेन थे। वो एक महान चरित्र था जो अकेले अपने भौतिक शरीर पर भरोसा करके संप्रभु मार्शल सम्राट के रूप में आगे बढ़ा। हालांकि वो पहले ही कॉर्प्स गॉड पैलेस छोड़ चुका था और अपने कबीले को गहन डोमेन में बसने के लिए प्रेरित कर चुका था। जहां तक अन्य तीनों की बात है, उन्होंने अर्जुन देव पर कोई गहरी छाप नहीं छोड़ी। बेशक ऐसा नहीं था कि वे शक्तिशाली नहीं थे। यह सिर्फ इतना था कि उन्होंने अर्जुन देव पर विशेष रूप से उत्कृष्ट छाप नहीं छोड़ी। बिना किसी संदेह के, जो कोई भी 30 साल की उम्र से पहले मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ सकता था, वो एक मामूली चरित्र नहीं था। मोर राजा का वंशज ओजस यहां है। अचानक राहुल ने कहा, उसके साथ जो व्यक्ति है वो फॉक्स किंग का वंशज लोमद राज लगता है। अर्जुन देव ने देखा और ओजस के बगल में नीले रंग का एक सुंदर आदमी देखा। उस आदमी के पास सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स की अनूठी सुंदरता थी। वह रेयांश से भी ज्यादा हैंडसम थे, जिनसे अर्जुन देव पहले मिले थे। हालांकि उसके पास एक राजा की वंशावली थी। इसने सिल्वर मून स्पिरिट फॉक्स रेस की स्त्री आभा को पतला कर दिया, जिससे वो और भी आकर्षक लग रहा था। ऐसा कहा जाता है कि वह ओजस से भी अधिक मजबूत है। जब पिछली बार स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत खोला गया था, तो वो 5वीं पूंछ को तोड़ने के महत्वपूर्ण क्षण में था, इसलिए वह समय पर नहीं पहुंच सका। राहुल ने अर्जुन देव से फुसफुसाते हुए कहा, 5 प्रमुख दौड़ों में से फील्ड रेस में सबसे अधिक लोग थे, लेकिन वास्तव में सबसे कमजोर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि फील्ड रेस में केवल 2 संप्रभु मार्शल सम्राट थे, पीकॉक किंग और फॉक्स किंग। जब 2 संप्रभु मार्शल सम्राटों के वंशज पहुंचे, तो उपस्थित फील्ड रेस मार्शल ऋषि सभी ने उनके नेतृत्व का अनुसरण किया और उनके पीछे खड़े हो गए। दानव डोमेन में फॉक्स किंग और मोर किंग का बहुत सम्मान किया जाता था। स्वाभाविक रूप से उनके वंशजों का भी व्यापक रूप से सम्मान किया जाता था। वे अपनी ही दौड़ का केंद्र थे और उन दोनों से उन्हें बहुत उम्मीदें थी। उन्हें उम्मीद थी कि वे दोनों दानव जाति के सम्मान के लिए लड़ सकते हैं और अपना नाम थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं। हूंश! एक भयावह हवा ऊपर से चली और एक सफेद पालकी ले जाने वाली 8 मायावी आत्माएं उतरी। ये घोस्ट रेस की युवा पीढ़ी के शीर्ष आंकड़े थे। किंग चेंग नाम की घोस्ट रेस लड़की, जिसने एक बार अर्जुन देव को डरा दिया था, बाहर चली गई। उसके बाहर आने के बाद 3 और पुरुष और महिलाएं पालकी में दिखाई दिए। वो घोस्ट रेस की युवा पीढ़ी की राक्षसी प्रतिभाओं को साथ लेकर आई होगी। घोस्ट रेस में कम लोग थे, लेकिन उनमें से 4 आए। इससे साबित हो गया कि वे फील्ड रेस से अधिक मजबूत थे। घोस्ट रेस के अवर ग्रेड मार्शल सेज सभी इन 4 के पीछे इकट्ठे हो गए और धीमी आवाज में चर्चा करने लगे। अगर वे नहीं आए तो ठीक था। हालांकि युवा पीढ़ी की राक्षसी प्रतिभाएं आने के बाद नहीं रुकी।
थोड़ी देर बाद लाश जाति और मानव जाति के युवा लगभग एक ही समय पर पहुंचे। लाश जाति के पक्ष में से अर्जुन देव ने केवल कश्यप वर्मा को पहचाना, जिनसे उन्होंने पहले लड़ाई लड़ी थी। उसने दूसरों को नहीं पहचाना, केवल उन्हें एक बार स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत में देखा। मानव जाति की ओर से जो लोग आए वे सभी परिचित थे। जैसा कि अपेक्षित था, 3 पवित्र गुरुओं के बेटे ने स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत के अवसर पर उस अड़चन को तोड़ने के लिए भरोसा किया था जिसने उसे कई वर्षों से परेशान किया था। एक ही बार में मार्शल ऋषि की ओर आगे बढ़ रहा था। इनके अलावा 7 दिग्गजों में से 3 जिन्होंने स्वर्गीय ओज दिव्य झरने में भीग लिया था, बिरांशु, वरुण त्यागी और वैदेही ने भी मार्शल ऋषि के लिए आगे बढ़ने के लिए इस अवसर पर भरोसा किया। अर्जुन देव ने राहत की सांस ली। यदि ब्रेकिंग सेज पिल के लिए नहीं, जिसने उन्हें पहले से मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी, तो लोगों का ये समूह उनसे आगे निकल जाता। अंत में अर्जुन देव केवल 1 वर्ष से भी कम समय के लिए अर्धऋषि थे। वरुण त्यागी और अन्य लोगों की तुलना में, जो कम से कम 4 या 5 साल से वहां फंसे हुए थे, उनके संचय में कमी थी। अर्जुन देव अपनी समझने की क्षमता को बढ़ाने और अड़चन को तोड़ने के लिए स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत पर भरोसा नहीं कर सकते थे। ब्रेकिंग सेज पिल के बिना भी वह 1 और वर्ष में मार्शल सेज के लिए आगे बढ़ सकता था, इन लोगों से कमजोर नहीं। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऋषि मार्ग स्मारक केवल 10 साल बाद खुलेगा। हूची, एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और कृशिव और सफेद बालों वाली दिव्य बेटी आ गई, जो देवता जाति के 13 निम्न श्रेणी के मार्शल ऋषियों का नेतृत्व कर रही थी। जैसे ही प्रकाश टिमटिमाता गया, इसने तुरंत आसपास की चोटियों पर सभी काश्तकारों की निगाहें आकर्षित की। शेष देवता जाति के साधकों ने सभी उत्कट भावों का खुलासा किया। वे जल्दी से उड़ गए और कृशिव और अन्य लोगों के पीछे इकट्ठा हो गए। अर्जुन देव को ये बात अजीब लगी। देवता जाति हास्यास्पद रूप से मजबूत थी। कृशिव और सफेद बालों वाली दिव्य बेटी बहुत पहले ही मार्शल ऋषि के रूप में आगे बढ़ चुकी थी। अब वे शिखर अवर ग्रेड मार्शल ऋषि थे। इन दोनों के अलावा अन्य 13 लोग जो पहले स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत में भीगे हुए थे, वे सभी मार्शल ऋषि के रूप में भी आगे बढ़ गए थे। इसके अलावा यह स्पष्ट था कि उनके पक्ष में लोगों की संख्या अन्य जातियों के योद्धाओं की तुलना में अधिक थी। अजीब, क्या मनुष्यों ने यह नहीं कहा कि किंग सम्राट का वंशज प्रकट हुआ? मैं उसे क्यों नहीं देखता? क्या ऐसा हो सकता है कि वह मार्शल सेज के पास आगे नहीं बढ़े? ऋषि मार्ग स्मारक के सामने की सुनहरी बाधा कमजोर हो गई। विभिन्न जातियों की राक्षसी प्रतिभाएं पहले ही आ चुकी थी, लेकिन अर्जुन देव अभी भी कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। कई लोग संदेह में खुद को बुदबुदाने लगे। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव, जो मानव समूह के साथ घुलमिल गए थे, आसपास की चोटियों पर चर्चा नहीं सुन सकते थे। उन्हें इतनी दूर से सुनने के लिए उन्हें अपनी आध्यात्मिक भावना भेजनी होगी। अर्जुन देव ने मुख्य रूप से परेशानी से बचने के लिए लबादा पहना था। वो नहीं चाहता था कि अन्य 3 संप्रभु कुलीन कुलों के लोगों को उसके ठिकाने के बारे में पता चले। जहां तक राहुल क्या सोच रहे थे, अर्जुन देव को पता नहीं था। वह इसके बारे में सोचने की जहमत भी नहीं उठा सकता था। हालांकि अर्जुन देव ने आसपास के मार्शल ऋषियों की चर्चाओं पर ध्यान दिया। कुछ समय बाद उन्होंने इस ऋषि मार्ग स्मारक की बेहतर समझ हासिल की। जब तक एक कृषक ऋषि मार्ग स्मारक के 100 मीटर के भीतर मिलता है, तब तक वे एक बड़ा दबाव महसूस करेंगे। यह दबाव स्मारक के भीतर रहस्यमय ऊर्जा से आया था। यह दबाव निराकार नहीं था। यह न केवल कृषक के दिमाग को प्रभावित करेगा, बल्कि ये किसान की उड़ने की क्षमता को भी प्रतिबंधित करेगा। जितना ऊंचा उड़ता है, दबाव उतना ही अधिक होता है। स्मारक पर जितना ऊंचा नाम उकेरा गया था, उतने ही अधिक लोग कल्टीवेटर को एक अलग रोशनी में देखेंगे। हालांकि
इसका मतलब ये नहीं था कि कोई स्मारक पर अपना नाम सिर्फ इसलिए उकेरने में सक्षम होगा क्योंकि उन्होंने ऊंची उड़ान भरी थी। स्मारक पर शब्दों को उकेरना कोई साधारण बात नहीं थी। अतीत में ऋषि मार्ग स्मारक ऐसे कई महत्वाकांक्षी लोग थे जो अपने नाम को ऊंचा करना चाहते थे, आंख बंद करके ऊंची उड़ान भरने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ये लोग उस दबाव को सहन नहीं कर सके जब वे अपना नाम बना रहे थे। इससे पहले कि वे लिखना समाप्त कर पाते, उन्हें वापस खटखटाया गया। अपने नाम उकेरने का अवसर चूक गया। स्मारक पर अपना नाम उकेरने के बाद इसका मतलब ये नहीं था कि ये हमेशा के लिए गायब नहीं होगा। यदि कोई कृषक भविष्य में मार्शल सम्राट के लिए आगे नहीं बढ़ता है, तो ऋषि मार्ग स्मारक पर उन्होंने जो नाम छोड़ा है वो 1000 वर्षों के बाद गायब हो जाएगा। यदि कोई चोटी पर चढ़ता है और सम्राट रुद्र बन जाता है, तो उन्होंने जो नाम उकेरा है वो बैंगनी हो जाएगा और 5000 वर्षों के बाद ही गायब हो जाएगा। जब कोई सॉवरेन मार्शल सम्राट बन जाता था, तभी उसका नाम सुनहरा हो जाता था। तभी ये हमेशा के लिए रहेगा। स्मारक के साथ मौजूद है, कभी गायब नहीं होगा। हुड के नीचे अर्जुन देव ने स्मारक को देखा, जिसे वह बाधा के कारण स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। फिर उन्होंने एक रुचि अभिव्यक्ति प्रकट की। स्मारक केवल 3 किलोमीटर लंबा था। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि इसे पहाड़ की कमर पर बनाया गया था, तो इसकी 3 किलोमीटर की ऊंचाई उतनी ही सामान्य होगी जितनी कि ये कुनलुन क्षेत्र के कई प्रसिद्ध पहाड़ों में से एक हो सकती है। हालांकि इस तरह के एक स्मारक ने पिछले 1 लाख वर्षों में मार्शल युग के सभी प्रसिद्ध विशेषज्ञों को दर्ज किया। प्रत्येक स्मारक एक कुनलुन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता था। बस इसी समय बाधा गायब हो गई और 3 किलोमीटर लंबा ऋषि मार्ग स्मारक खुद को प्रकट कर दिया। कुछ 100 मीटर की दूरी से अर्जुन देव को स्मारक पर रखे नाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। पहली चीज जो उसकी आंखों में आई, वह स्मारक के शीर्ष पर सुनहरे नाम थे। ये नाम सूर्य के अपवर्तन के तहत शानदार ढंग से चमकते थे। प्रत्येक नाम एक किंवदंती था। जब कोई भी अपनी जाति के कृषकों के सुनहरे नाम देखता था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कोई भी था। वे तड़प, श्रद्धा, लालसा और गर्व महसूस करते थे। पहली नजर में ही अर्जुन देव इन सुनहरे नामों से आकर्षित हो गए। हालांकि जब उसने फिर से देखा, तो उसने अपनी टकट की स्मारक के नीचे की ओर स्थानांतरित कर दी। सुनहरे नामों की तुलना में, जिन पर सभी ने ध्यान दिया, नीचे दिए गए नाम ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करते थे। हालांकि नाम एक साथ घनी रूप से पैक किए गए थे, सुनहरे नामों की तुलना में कई 100 गुना अधिक। वे एक पिरामिड के तल पर आधारशिला की तरह थे। अर्जुन देव ने धीरे धीरे अपनी निगाहें ऊपर की ओर बढ़ाई। जितना आगे उसने देखा, नाम उतने ही कम घनी थे। 1000 मीटर के बाद प्रत्येक पंक्ति पर अधिकतम 10 नाम उत्कीर्ण होंगे। 1 मीटर चौड़ी पत्थर की पट्टिका पर नाम बहुत विरल थे। 1 किलोमीटर भी एक विभाजन बिंदु था। 1 किलोमीटर के बाद कोई भी कुछ बैंगनी नाम अस्पष्ट रूप से देख सकता था। 2 किलोमीटर एक और विभाजन रेखा थी। जब अर्जुन देव ने आगे देखा तो सभी नाम बैंगनी थे। कभी कभी उसे एक सुनहरा नाम भी मिल जाता था। बैंगनी नामों के बीच भी ये सुनहरी रोशनी बहुत ही आकर्षक थी। जैसे ही ये दिखाई देता था, लोग तुरंत इसे नोटिस करते थे, अपने परिवेश के बारे में भूल जाते थे। जैसे ही अर्जुन देव ने अपनी टकटकी को ऊपर की ओर बढ़ाना जारी रखा, उन्होंने इसे 3 किलोमीटर के निशान पर स्थिर कर दिया। केवल 2 नाम साथ साथ खड़े थे। एक थंडर किंग था और दूसरा किंग सम्राट था। अर्जुन देव से अभी भी 300 मीटर ऊपर थे, जो पूरे स्मारक का उच्चतम बिंदु था। हालांकि किंग सम्राट के ऊपर 100 मीटर खाली था। कोई नाम नहीं था। हालांकि इसके बाद 100 मीटर के बाद बड़ी संख्या में सुनहरे और चमकते नाम थे। पंक्तियों का घनापन चौंकाने वाला था। प्रत्येक पंक्ति में 20 से अधिक नाम थे, जो लगभग नीचे की पंक्ति के समान घने थे।
यदि कोई कुनलुन क्षेत्र के मार्शल युग के इतिहास को समझता है तो उन्हें ऐसी रहस्यमय घटना अजीब नहीं लगती। एक पत्थर का स्मारक पूरा कुनलुन क्षेत्र था। ये कहावत अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं थी। किंग सम्राट से 100 मीटर ऊपर घने भरे हुए नाम घनी तरह से भरे हुए थे। यह प्राचीन युग के मार्शल युग के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था। उस युग के दौरान मार्शल सम्राट बादलों की तरह आम थे। ऋषियों ने सड़कों को भर दिया और संप्रभु मार्शल सम्राट एक के बाद एक दिखाई दिए। शेष 100 मीटर की खाली जगह सम्राटों के बर्बर उजाड़ युद्ध के बाद का समय था। विभिन्न जातियां कमजोर हो गई थी, उनकी ताकत कम हो गई थी। मार्शल दांव का शिखर हमेशा के लिए चला गया था। यह 10,000 साल पहले तक चला, जब प्राचीन युग के सबसे मजबूत संप्रभु मार्शल सम्राट किंग सम्राट दिखाई दिए। तभी उन्होंने 3 किलोमीटर के निशान पर अपना नाम उकेरा, जो हजारों वर्षों से नहीं उकेरा गया था। पूर्वजों की तुलना में अभी भी एक महत्वपूर्ण अंतर था। यहां तक कि किंग सम्राट भी उस शानदार युग के कई पौराणिक नामों को नहीं छू सका। हालांकि किंग सम्राट और थंडर किंग के नाम अभी भी पिछले 10,000 वर्षों के संप्रभु मार्शल सम्राटों के नामों से कहीं अधिक है। 2 नामों से 100 मीटर नीचे का क्षेत्र खाली था, कोई नाम नहीं था। 100 मीटर के बाद ही कुछ बैंगनी और सोने के नाम दिखाई दिए। किंग सम्राट की तुलना में थंडर किंग का सोने का नाम बहुत धुंधला था। किंग सम्राट का नाम सितारों की तरह चकाचौंध था। हालांकि थंडर किंग का नाम सिर्फ एक साधारण सोना था। इतने सारे नामों को देखने के बाद अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि नाम की चमक का व्यक्ति की ताकत से कुछ लेना देना है। थंडर किंग की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। संप्रभु मार्शल सम्राट के आगे बढ़ने के कुछ ही समय बाद स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत की तुलना उसके चरम पर किंग सम्राट से नहीं की जा सकती थी। दोनों नामों को एक साथ देखकर अर्जुन देव थंडर किंग के लिए और भी अधिक दया महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ तो थंडर किंग वास्तव में दूसरा किंग सम्राट हो सकता है। घने भरे सुनहरे नाम लगभग 100 मीटर लंबे थे। हालांकि जब ऋषि मार्ग स्मारक उच्चतम बिंदु पर पहुंचा तो एक भी नाम नहीं देखा जा सकता था। केवल धुंधले निशान देखे जा सकते थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि उन निशानों को किसने छोड़ा था और उन्हें कब पीछे छोड़ दिया गया था। ये लोग कहां गए और अब कहां थे? कुनलुन क्षेत्र में यह हमेशा एक रहस्य रहा था। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि जो लोग उच्चतम बिंदु पर निशान छोड़ सकते थे वे महान मार्शल देवता बन सकते थे। हालांकि इस दुनिया में किसी ने कभी मार्शल गॉड को नहीं देखा था। मार्शल गॉड्स के बारे में किंवदंतियां केवल कुछ दस्तावेजों में दर्ज की गई थी। अधिकांश रिकॉर्ड मौखिक खाते थे जिन्हें सत्यापित नहीं किया जा सकता था। कोई वास्तविक उदाहरण नहीं थे। मार्शल गॉड अभी भी सभी मार्शल कलाकारों के लिए एक भ्रामक किंवदंती था। ऋषि मार्ग स्मारक ने सभी को जो झटका दिया वो लंबे समय तक बना रहा। इस पत्थर के स्मारक को पढ़ने के बाद यह मार्शल युग के पूरे इतिहास का अनुभव करने जैसा था। लंबे समय बाद ही कोई होश में आया। एक हल्की छलांग के साथ वो पत्थर की पट्टिका के सामने आया और उस पर अपना नाम उकेरने वाला था। एक स्थान की गारंटी के आधार पर किसी का नाम जितना संभव हो उतना ऊंचा बनाना स्वाभाविक रूप से बेहतर था। हर किसी के पास घमंड और प्रतिस्पर्धी दिल का निशान होगा। इसे आजमाने के लिए उत्सुक लोगों की संख्या बढ़ती रही। जल्द ही 1000 मीटर की सीमा किसी ने तोड़ दी। नाम दूसरों की ऊंचाई को तोड़ते रहे। हालांकि आधे दिन के बाद भी कोई भी 2 किलोमीटर की सीमा को पार नहीं कर पाया था। कुछ मध्यम आयु वर्ग के किसान इसे आजमाना चाहते थे। अंत में वे असफल रहे। उन्होंने खून की उल्टी की और जमीन पर गिर गए। ऋषि मार्ग स्मारक में प्रवेश करने के लिए अपनी योग्यता खो दी। एक आकृति चमकी और ऋषि मार्ग स्मारक के नीचे उतरी। जब अन्य कृषक जो अपना नाम छोड़ने की तैयारी कर रहे थे ने इस व्यक्ति को देखा तो उन्होंने तुरंत रोक दिया कि वे क्या कर रहे थे और अपनी निगाहें उस पर केंद्रित कर दी। मोर राजा का पोता
ओजस यहां है। ऐसा लग रहा है कि वह आज 2 किलोमीटर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले व्यक्ति होंगे। 2 किलोमीटर के निशान तक पहुंचने वाले सभी नाम सम्राट रुद्र बन गए। ये व्यक्ति स्वर्गीय ओज दिव्य वसंत में लथपथ है और निश्चित रूप से 100 वर्षों के भीतर मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ेगा। ऐसा लग रहा है कि 2 किलोमीटर का निशान उनके लिए मुश्किल नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि वह कितनी दूर जा सकता है। उस समय ऐसा लगता था कि मयूर राजा ने अपना नाम 2500 मीटर के निशान पर छोड़ दिया है। कोई जितना ऊंचा उड़ता है, दबाव उतना ही अधिक होता है। 2000 मीटर के निशान से हर 10 मीटर की दूरी पर दबाव तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा किसी को अभी भी अपना नाम हवा में छोड़ना होगा। ये किसी के लिए भी समस्या है। यह कहना मुश्किल है कि वह कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। कदम बढ़ाने वाले पहले युवा पीढ़ी के कृषक के रूप में ओजस ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। यहां के सभी काश्तकारों ने न केवल देखा, बल्कि आसपास की चोटियों से देखने वाले काश्तकारों ने भी अपनी निगाहें उस पर केंद्रित की। हूची, ओजस ने संकोच नहीं किया। उसने जमीन से धक्का दिया और हवा में उड़ गया। 1 किलोमीटर के भीतर भी उन्हें कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। 1 किलोमीटर के बाद ओजस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसकी गति काफी धीमी हो गई। 1500 मीटर के बाद उसकी मोटी भौहें पहले से ही एक साथ गहराई से बुनी हुई थी। जाहिर है, दबाव पहले से ही महत्वपूर्ण था। हालांकि ओजस आखिरकार ओजस था। उन्होंने भीड़ को निराश नहीं किया और 2000 मीटर के निशान पर पहुंच गए। कई फीनरेस काश्तकारों ने अपने चेहरे पर मुस्कान प्रकट की। हालांकि ओजस ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह चढ़ता रहा। इस समय ओजस देख सकता था कि ओजस का चेहरा व्यावहारिक रूप से एक साथ मुड़ गया था क्योंकि उसने अपने दांत पीस लिए थे। ओजस के माथे पर पसीने ने ढक दिया। हर 10 मीटर असाधारण रूप से कठिन था। फीन रेस के किसान मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ठंडे पसीने में डूब गए उसके लिए चिंतित महसूस कर रहे थे। ओजस बहुत मुश्किल के बाद 2500 मीटर के निशान पर पहुंचे। फिर उसने एक जाना पहचाना नाम देखा। वो उनके दादा थे, जो फीन डोमेन के 2 शेष संप्रभु मार्शल सम्राटों में से एक थे। ओजस ने अपनी भौहें कम की और एक मुस्कान प्रकट की। जैसे ही वो हवा में मंडरा रहा था, उसके हाथ में एक छोटी तलवार दिखाई दी। फिर उन्होंने मोर राजा के नाम के बगल में अपना नाम उकेरा, स्ट्रोक दर स्ट्रोक। पत्थर के टुकड़े हर जगह उड़ गए और प्रकाश चमक उठा। फीन रेस के काश्तकारों ने गड़गड़ाहट से जयकार की। जब ओजस ने आखिरी स्ट्रोक को तराशना समाप्त किया, तो प्रकाश की एक किरण उसके शरीर में प्रवेश कर गई और उसके द्वारा सहन किए गए दबाव से राहत मिली। जैसे ही फीन रेस के काश्तकारों ने ओजस को ऐसे देखा जैसे वह एक नायक हो, वो धीरे धीरे उतरा। अप्रत्याशित रूप से जिस क्षण उसने उपस्थिति दर्ज कराई, वो पहले से ही मोर राजा के साथ बंध गया। युवा पीढ़ी वास्तव में अविश्वसनीय है। उपस्थिति बनाने वाली युवा पीढ़ी में से पहली के रूप में ओजस इतनी ऊंचाई हासिल करने में कामयाब रहे। फीन रेस के काश्तकार न केवल खुश हुए, बल्कि दर्शक भी थोड़े प्रभावित हुए। बोलने वाला व्यक्ति भौतिक शरीर की खेती करने वाला था, जिस पर अर्जुन देव ने पहले विशेष ध्यान दिया था। लौ हाथ के सार्वभौम के वंशज सोमेश। ओजस ने अभी अभी इतनी ऊंचाई हासिल की थी, फिर भी उसे हे दृष्टि से देखा जाता था। उसके मन ही मन गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, सोमेश, इतने बड़े शब्द मत उगलना। अगर तुम्हें हिम्मत है तो जाओ और अब मुझसे आगे निकल जाओ। सोमेश ने अपनी बाहों को नंगे कर दिया, जिससे उसकी उभरी हुई मांसपेशियां और सही कर्व दिखाई दिए। जैसे ही उन्होंने ऋषि मार्ग स्मारक पर नामों को देखा, उन्होंने कहा, अब प्रतिभाओं का युग है। अगर मैं अभी भी खुद को मापने के लिए पुरानी पीढ़ी के मानकों का उपयोग करता हूं, तो मैं खुद को कम आंकूंगा। ओजस ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, इतना कहने का क्या मतलब है? मैं इसे फिर से कहूंगा। अगर तुम्हें हिम्मत है तो जाओ
और अब मुझसे आगे निकल जाओ। आयरन हैंड सॉवरेन और पीकॉक किंग दोनों इस पीढ़ी के प्रसिद्ध सॉवरेन मार्शल सम्राट थे। वे बहुत मजबूत थे और एक क्षेत्र को हिला सकते थे। उनके वंशजों के बीच संघर्ष ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। सोमेश ने शांति से कहा, आपको ऐसा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इसे आजमाने वाला हूं। सोमेश आगे उछल गया और ऋषि मार्ग स्मारक के सामने पहुंच गया। फिर उसने जमीन से धक्का दिया और हवा में फट गया। सोमेश अपने मजबूत भौतिक शरीर की विस्फोटक शक्ति पर भरोसा करते हुए तीर की तरह चला गया। उन्होंने एक पल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पार कर ली। जब वह 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, तभी वह धीमा हो गया। ओजस की आंखों में एक ठंडी मुस्कान चमक उठी। असली परीक्षा अब शुरू ही हो रही थी। एक भौतिक शरीर साधक की विस्फोटक शक्ति बहुत मजबूत थी। हालांकि यह धीरज की लड़ाई थी। एक बार जब किसी की विस्फोटक शक्ति समाप्त हो जाती है, तो ऋषि मार्ग स्मारक का निराकार दबाव तुरंत उसे वापस खटखटाएगा। हालांकि इससे पहले कि ओजस की मुस्कान जम पाती, सोमेश ने जमीन से धक्का दिया और फिर से ऊपर उठ गया। ऊर्जा की एक उछाल के साथ वो 550 मीटर की उड़ान भर गया। सोमेश ओजस से 50 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। तलवार के रूप में अपने हाथ का उपयोग करते हुए उसने जल्दी से अपना नाम उकेरना समाप्त कर दिया। जब उसने अंतिम स्ट्रोक समाप्त किया, तो उसका फिगर डगमगा गया और वह जमीन पर मजबूती से गिर गया। जब ओजस ने ऋषि मार्ग स्मारक पर अपना नाम 50 मीटर से आगे देखा, तो उसका रंग अविश्वास से फीका पड़ गया। कई पुरानी पीढ़ी के मार्शल ऋषियों और आसपास की चोटियों पर उत्साह देखने वाले मार्शल सम्राटों के भाव थोड़े बदल गए। उनके दिलों में युवा पीढ़ी समय के साथ हमसे आगे निकल जाएगी शब्द दिखाई दिए। उसके बाद युवा पीढ़ी एक के बाद एक बाहर निकलती गई। ऊंचाई के सभी प्रकार के रिकॉर्ड टूट गए। 2500 मीटर से लेकर 2900 मीटर तक के ऋषि चिन्ह स्मारक पर लोगों ने लगातार अपना नाम अंकित किया। पिछले ऋषि मार्ग स्मारकों में जो लोग 2000 मीटर की ऊंचाई पर अपना नाम बना सकते थे, उन्हें हर कोई पूर्ण प्रतिभा के रूप में माना जाएगा। हालांकि वर्तमान दृश्य ने वास्तव में सभी के क्षितिज को व्यापक बना दिया है। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने भावों को प्रकट नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने वास्तव में अपना नाम छोड़ दिया, तो वे सभी हिल रहे थे और सभी को चौंका रहे थे। हुड के नीचे अर्जुन देव की निगाहें खाली नहीं रहीं। उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाकर विभिन्न जातियों के छिपे हुए विशेषज्ञों पर ध्यान दिया। लक्ष्य उनका नाम छोड़ना नहीं था। ऋषि मार्ग स्मारक में प्रवेश करने के बाद विभिन्न खजाने और आत्मा नसें असली लक्ष्य थी। कुछ देर देखने के बाद अर्जुन देव को कुछ सुराग मिले। लाश जाति के 4 लोगों में एक व्यक्ति था जिसके माथे पर एक निशान था। यह व्यक्ति चुप रहा। हालांकि इस व्यक्ति के प्रति कश्यप वर्मा का रवैया अजीब तरह से सम्मानजनक था। कभी कभी वो अपना सिर नीचे कर लेता था और इस व्यक्ति से कुछ कहता था। इस व्यक्ति के माथे पर निशान एक खूल की तरह लग रहा था, एक बहुत ही अजीब खूल। अर्जुन देव ने महसूस किया कि यह पौराणिक दिवंगत आत्मा के खूल की तरह लग रहा है। हालांकि निशान बहुत छोटा था, इसलिए वह निश्चित नहीं हो सका। अर्जुन देव ने बहुत पहले से ही घोस्ट रेस से किंग चैंग नाम की लड़की पर ध्यान दिया था। अब जब उन्होंने मार्शल ऋषि को देखा, तो अर्जुन देव ने उन्हें और भी अधिक अथाह पाया। हालांकि जिस ऊंचाई पर फील्ड रेस के ओजस ने अपना नाम छोड़ा था, वो बार बार पार हो गया था। अर्जुन देव, जिन्होंने ओजस को पहले एक चाल चलते हुए देखा था, ने नहीं सोचा था कि वह दूसरों की तुलना में बहुत कमजोर था। उस समय ओजस ने एक साधारण हथेली के प्रहार के साथ 13 देवता जाति विशेषज्ञों की संयुक्त मार्शल तकनीक को अवरुद्ध कर दिया था, जिसने अर्जुन देव पर गहरी छाप छोड़ी थी। हालांकि जिस चीज ने अर्जुन देव का ध्यान आकर्षित किया, वो ओजस के बगल में सुंदर आदमी था, जो लोमड़ राजा के वंशज थे। देवता जाति के साधक आ गए हैं। ठीक इसी समय
एक नरम रोने ने अर्जुन देव के विचारों को बाधित कर दिया। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और देखा कि 13 सफेद बालों वाले देवता जाति के साधक एक साथ ऋषि मार्ग स्मारक पर आ रहे हैं। हूची! जैसे ही 13 लोग एक साथ आगे बढ़े, प्रकाश फूट पड़ा। कई काश्तकारों की आंखों के सामने वे उठते रहे। जल्द ही उन्होंने 2500 मीटर को पार कर लिया। चौंकाने वाली चीखें सुनाई दी। उपस्थित सभी किसान दंग रह गए। 2500 मीटर की दूरी पर अपना नाम छोड़ने वाले आधे लोग पहले ही सॉवरेन मार्शल सम्राट बन चुके थे। क्या ऐसा हो सकता है कि देवता जाति भविष्य में 13 संप्रभु मार्शल सम्राटों को जन्म देगी? पत्थर के टुकड़े हर जगह उड़ गए। हालांकि ये 13 लोग तभी रुके जब वे 2900 मीटर पर पहुंच गए। फिर उनकी उंगलियों ने एक सुनहरी रोशनी छोड़ी क्योंकि उन्होंने अपना नाम लिखना शुरू किया। 2900 मीटर। थंडर किंग के बाद पिछले कुछ हजार वर्षों में कोई भी यहां अपना नाम नहीं बना पाया है। मैंने सुना है कि जब ये 13 लोग मार्शल ऋषि के लिए आगे बढ़े तो सर्वोच्च देवता सम्राट ने उन्हें प्रकाश के रखवाले की उपाधि से सम्मानित किया। रखवाले थाउजेंड डिडिटी चर्च के रक्षक एल्डर्स के बाद दूसरे स्थान पर है। स्पष्ट रूप से ये 13 लोग असाधारण हैं। ये 13 लोग पहले से ही इतने अविश्वसनीय हैं। उस स्थिति में दिव्य पुत्र कृशिव और दिव्य पुत्री तान्या को कितनी ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए? जैसे ही देवता जाति के 13 लोगों ने अपनी चाल चली, माहौल तुरंत चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। सदमे और चर्चा के रोने अंतहीन रूप से सुनाई देते थे। आसपास की चोटियों ने भी इस पर चर्चा की। अन्य जातियों के भाव सभी भद्दे हो गए। बाहरी क्षेत्र से कुनलुन क्षेत्र में देवता जाति के आने के बाद वे सम्राट युद्ध के बाद से कुनलुन क्षेत्र को एकजुट करने की महत्वाकांक्षा को आश्रय दे रहे थे। अब जब देवता जाति एक समृद्ध युग में थी, तो अन्य जातियों के रहने की जगह शायद फिर से दब जाएगी। शायद इसलिए कि देवता जाति इतनी अहंकारी थी। मानव जाति की आयान, द फॉक्स किंग के वंशज लोमदराज, भूत महारानी धृति के शिष्य किंग चेंग और माथे पर निशान के साथ रहस्यमय लाश दौड़ के आदमी सभी ने अपनी चाल चली बुशिन पैलेस की ओर। 3 पवित्र गुरुओं के शिष्यों में से सबसे मजबूत अब खुद को रोक नहीं सके और स्थिति का फायदा उठाकर अपनी चाल चली। ये लोग व्यावहारिक रूप से विभिन्न जातियों में से सबसे मजबूत का प्रतिनिधित्व करते थे। वे सभी राक्षसी प्रतिभाओं के बीच राक्षसी प्रतिभाएं थी। वे सभी उत्कृष्ट प्रतिभाएं थी। उन्हें सितारों की तरह चमकते हुए देदीप्यमान और देदीप्यमान कहा जा सकता है। उनका हर एक नाम भविष्य में एक किंवदंती बन जाएगा। आकाश के सितारों की तरह चकाचौंध होगा। केवल ये ऋषि मार्ग स्मारक ही उन्हें एक साथ अपना कदम बढ़ा सकता है। आसपास की चोटियों पर काश्तकारों और विभिन्न जातियों के सभी ने अपनी सांसें रोक ली। ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि क्या ये 7 मजबूत देवता जाति के खिलाफ ज्वार को मोड़ सकते हैं। 2000 मीटर, 2500 मीटर, 2800 मीटर, 2900 मीटर, 2900 मीटर, 2900 मीटर, 2950 मीटर। सातों ने भीड़ को निराश नहीं किया। देवता जाति के 13 रखवालों को सफलतापूर्वक पार कर लिया। पत्थर के टुकड़े हर जगह उड़ रहे थे और इन 7 प्रतिभाओं के चेहरे पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। दृश्य जम गया। ऐसा लग रहा था जैसे वे नाम नहीं बल्कि इतिहास बना रहे हों। 1000 साल बाद जब सभी नाम सुनहरे हो गए तो इतिहास एक किंवदंती बन जाएगा, एक मिथक जो बाद की पीढ़ियों द्वारा पारित किया गया था। 7 उतरे और विभिन्न जातियों की टीमों में लौट आए। गड़गड़ाहट की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जब कृशिव ने यह दृश्य देखा तो उसकी आंखों की रोशनी चमक उठी। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने कहा, तान्या, आपको क्या लगता है कि मैं कितना ऊंचा नक्काशी कर सकता हूं? सफेद बालों वाली दिव्य बेटी तान्या ने ऋषि मार्ग स्मारक के शीर्ष पर अनाम निशान को देखा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रही। बगल में बैठे 13 रखवालों ने एक के बाद एक उत्तर दिया, दिव्य पुत्र प्रतिभाशाली है।
भविष्य में वह निश्चित रूप से पूरे कुनलुन क्षेत्र में देवता जाति की महिमा फैलाएगा। कम से कम वह नीला दानव के रूप में प्रसिद्ध होगा।